नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार और खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगाकर लिखा इतिहास। अब शपथ ग्रहण की तैयारी, दशहरे को शपथ ग्रहण संभव। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू। सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं। सूत्रों के अनुसार सीएम नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को ले सकते हैं शपथ। सारे एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए भाजपा ने राज्य में सबको चौंकाया। सूबे में 52 साल बाद तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ने का किया काम। हरियाणा में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में विश्वास रहा। कांग्रेस को बड़ी जीत का दावा करते एग्जिट पोल के दावों के बाद आए चुनावी नतीजों से पार्टी को जहां तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम की गड़बड़ी पर थोपती नजर आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जोरदार जश्न मना। पीएम ने जनता का जताया आभार। पीएम ने हरियाणा को भगवत गीता की धरती बताते हुए कहा कि यहां सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को भारत के संविधान की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों ने कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में जातिवाद का जहर फैलाने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया। पीएम ने विभिन्न वर्गों को भड़काने के कांग्रेस के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। राज्य में पार्टी को मिली जीत से कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के प्रदर्शन पर खुशी जताई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हरियाणा में जो विजय भाजपा को प्राप्त हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की होगी सरकार। विधायकों की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, बल्कि लोगों ने बम्पर वोटिंग भी की। जहां एक और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सर्वाधिक सीटें मिली, तो वहीं सर्वाधिक वोट शेयर भाजपा के खाते में आया। भाजपा ने सीटों की संख्या के हिसाब से भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद गठबंधन का नेता चुना जाएगा। आंसी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि नई सरकार का गठन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में होगा। उमर इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के साथ कश्मीर घाटी में अब लोकतंत्र फिर से जीवित हुआ है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस दावे को खारिज किया जिसमें आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपडेट करने में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नागपुर के उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी राजधानी वियतनाम में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोरेक से सिम्फाडोन के निमंत्रण पर हो रही है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का दौरा करेंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज से देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में इस्तीफे दिए हैं। वहीं चंडीगढ़ में RDA-GMCH ने भी पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता में राष्ट्रीय व्यापक विरोध का समर्थन किया है। RDA-DMCH आज ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट में भाग लेगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व पर्यावास दिवस समारोह में शामिल होंगे। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापट्टनम में मालाबार अभ्यास 2024 शुरू। इस वार्षिक समुद्री अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक शामिल हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस महीने के अंत में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एगरमैन के दौरे के बारे में जानकारी दी। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक और भारत में पहली बार दिल का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का मंगलवार को निधन हो गया। डॉक्टर वेणुगोपाल ने अपने करियर में 50,000 से अधिक हृदय सर्जरी की थी। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन झंडेवारन देवी मंदिर में आरती की गई। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की आराधना के लिए लोग बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने फल, फूल और भोग चढ़ाकर देवी की आराधना की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में भी मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। गुजरात के विभिन्न शहरों में गरबा की धूम है। युवा पारंपरिक वेशभूषा के साथ फ्यूजन म्यूजिक पर थिरकते नजर आए तो वहीं महिलाओं ने सिर पर अंगीठी रखकर गरबा किया। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु अयोध्या के मां पादेश्वरी देवी माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अनोखा पंडाल देखने को मिला। पंडाल की थीम में समाचार पत्रों की घटती पाठक संख्या को वापस लाने का प्रयास किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 26 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम सुनवाई नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आरबीआई की पुनर्गठित दर निर्धारण समिति ने सोमवार को मौद्रिक नीति पर विचार विमर्श शुरू किया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 3 दिन की बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में ही इसमें कुछ ढील की गुंजाइश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक स्तर का काम करने और प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए देश के वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की सराहना की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो नियामकों पर सवाल उठाने या उनकी आलोचना करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके योगदान को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया। उन्होंने जर्मनी में हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मौजूदा समय में हमारे पास 208 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है, जो कि 2014 में 75 गीगावाट थी। पिछले 10 वर्षों में इसमें 175% की बढ़त हुई है। जल मंत्रालय के मुताबिक मिशन के तहत 6 अक्टूबर तक 15.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिला है। अब इस आंकड़े का मतलब है कि देश के 78.58% ग्रामीण घरों में पीने लायक पानी पहुंच चुका है। मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन की पानी की गुणवत्ता और सूखाग्रस्त क्षेत्रों से निपटने के साथ 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभान्वित कर रहा है। जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद 11.95 करोड़ नए नल कनेक्शन जोड़े गए। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने दालों की कीमतों पर चर्चा के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ बैठक की। सरकार ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने को कहा। साथ ही सरकार ने चेताया कि यदि वे असामान्य रूप से मुनाफा कमाते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस्राएल पर ईरान के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक हफ्ते के अंदर लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $79 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संभावित विस्तार से कच्चे तेल की सप्लाई को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, दुनिया में पर्याप्त से ज्यादा तेल की उपलब्धता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर और उपभोक्ता देश भारत कच्चे तेल की अपनी 85% जरूरत को इंपोर्ट से पूरा करता है। यात्री वाहनों में 19% की बड़ी गिरावट के बीच इलेक्ट्रिक कारों की खुदरा बिक्री भी सितंबर 2024 में मासिक और सालाना आधार पर घटी है। हालांकि अन्य श्रेणी के वाहनों की बिक्री में करीब 55% तक की तेजी देखने को मिली है।
पारा के मुताबिक सितंबर में देश भर में कुल 5,874 ई कारें बिकी। ये आंकड़ा सितंबर 2023 में बिकी 6,368 ई कारों की तुलना में 7.76% और अगस्त 2024 की 6,338 इकाइयों के मुकाबले 7.32% कम है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्राहक अधिकार उल्लंघन के लिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने एक फाइलिंग में एक्सचेंज को सूचित किया। ओला ने अपनी फाइलिंग में नोटिस मिलने की बात को स्वीकार किया और कहा कि कंपनी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के समक्ष कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करेगी। देश में संपत्तियों की मजबूत मांग से मुनाफा कमाने की मंशा से रियल एस्टेट क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी निवेश जुलाई सितंबर तिमाही में दोगुना होकर $2.2 अरब हुआ। स्पाइसजेट अगले महीने तक अपने बेड़े में 10 नए विमान जोड़ेगी। कंपनी के अनुसार पहला विमान 10 अक्टूबर को बेड़े में शामिल किया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जुलाई सितंबर की अवधि में रिकॉर्ड 12.3% बढ़कर 66.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ये म्यूचुअल फंड्स की संपत्तियों में पिछले 5 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ी तिमाही वृद्धि है। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है, जो कि NVIDIA के GB200 चिप का उत्पादन करेगी। ये कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला किया। इससे संघर्ष और तेज हो गया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारियों को भी खत्म कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि UNRWA पहले से कहीं अधिक जरूरी है। पश्चिम एशिया का संघर्ष अब लेबनान और इजराइल से आगे बढ़ गया है। सीरिया के दमिश्क में भी एक रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले की खबर है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि UNRWA के खिलाफ प्रस्तावित कानून पर UN द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र लिखकर प्रस्तावित कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये कानून गाजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवीय राहत प्रयासों को बाधित करेगा। गुटेरेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि UNRWA पहले से कहीं अधिक जरूरी है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क को दी बड़ी राहत। जस्टिस अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सेवाओं को बहाल करने की अनुमति दे दी है। FBI ने एक अफगानी शख्स को गिरफ्तार किया है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दिन भीड़ को निशाना बनाकर हमला करने की साजिश रच रहा था। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारत की कोशिश बड़ी जीत के साथ रन रेट में सुधार करने की होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ही आज एक अन्य मैच में स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी। ये मैच शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे T20 मैच में भारत जहां इस मैच को जीतकर 2-0 की अजय बढ़त लेना चाहेगा, तो वहीं बांग्लादेश मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की कोशिश करेगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 60 रन के बड़े अंतर से हराया।
टूर्नामेंट में लगातार 2 जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज है। भारत की उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड ने आर्कटिक ओपन टूर्नामेंट में दुनिया की 23वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की सुंग शुओ यून को हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने आर्कटिक ओपन में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। किरण जॉर्ज ने शुरुआती मैच में फ्रांस के लुकास को हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में हार गई। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अगले हफ्ते से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। सात्विक साईराज के कंधे में लगी चोट की वजह से भारतीय जोड़ी ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। 20 अक्टूबर से हांगकांग में होने वाली एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए गुलवीर सिंह समेत 8 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित हो गई है। एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 8 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल गुलवीर सिंह के अलावा कार्तिक कुमार, अभिषेक पाल और अरुण राठौर का नाम शामिल है। पेरू के लीमा में आयोजित जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत की जूनियर निशानेबाज टीम ने कुल 13 स्वर्ण समेत 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में इटली 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे 4 स्वर्ण और कुल 10 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। स्पेन और बार्सिलोना के पूर्व मिडफील्डर आंद्रे इनिएस्टा ने 40 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। पूर्व मिडफील्डर आंद्रे इनिएस्टा ने अपने करियर में बार्सिलोना के साथ 9 ला लीगा खिताब और 4 चैंपियंस लीग खिताब जीते। दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 में कांतारा को बड़ी सफलता मिली। फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। एक्टर मनोज बाजपेयी को एक बार फिर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। ये एक्टर का 4था नेशनल अवार्ड है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पोन्नियन सेल्वम को साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। फिल्म का ट्रेलर अब सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया है। जूनियर NTR की एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर 12वें दिन 3 करोड़ 67 लाख रुपए की कमाई की।
फिल्म पुष्पा 2 द रूल मेकर्स ने रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। फिल्म 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। बॉलीवुड सिंगर तुलसी कुमार हादसे का शिकार हुए। शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर गिरने से उन्हें सिर पर चोट आई। फिल्म कगुड़ा में नजर आई बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत अहम बताया। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर जैकी श्रॉफ ने अपने ससुर रंजन दत्त सहित उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। बॉलीवुड आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म जिगरा की तुलना फिल्म एनिमल से किए जाने को लेकर खुश हैं। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की 44वीं सालगिरह मनाई। इस अवसर का जश्न मनाते हुए करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक भावुक संदेश साझा किया। बॉलीवुड की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री नीना गुप्ता की वेब सीरीज 1000 बेबीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।